अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 9 है। आज का जो टॉपिक है उसमें 3 डिस्कशन किए जाएंगे। पहला डिस्कशन है जो भी हमने अभी इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस किए हैं उनका शॉर्टकट मेथड सिखाया जाएगा। दूसरा हमने ऑल और रद्द के सवालात किए थे जो कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आए थे। तो उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए थे उसके अंदर ऑल के अंदर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ होता है और रद्द के अंदर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ होता है। तो क्या ये हर एक वारिस का इक्वल प्रोपोर्शन में होता है या इसमें कोई ऐसा तो नहीं होता कि नाइंसाफ़ी हो जाती है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। तीसरा ये कि उमरियातैन के नाम से 2 रूल दिए गए थे जिसको गर्रा वीन के नाम से भी जानते हैं। जब स्पाउस में से कोई एक फ़र्द मौजूद हो और वालिदैन मौजूद हों, केवल इतने ही हज़रात हों, माँ बाप और स्पाउस में से कोई एक मौजूद हो, तो कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। आवाज़ सबको पहुंच रही है हमारी? जी सर। ठीक है। तो पहला डिस्कशन होगा शॉर्टकट मेथड को लेकर। और शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर एक हमने चार्ट बना रखा है। इसमें जब कभी भी किसी शख्स का सॉल्यूशन करना हो तो डीपी का मतलब है डिसीड्स पर्सन, उसका आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए कि जो मरा है। उसकी डेट डेथ कब हुई है, डेट ऑफ डेथ, वो आप मेंशन कर दीजिए। उसने इनहेरिटेंस अमाउंट कितना छोड़ा है, तो इनहेरिटेंस अमाउंट निकालने का कैलकुलेशन आपको पहली ही क्लास में बता दिया गया था कि कफन दफन और कर्ज और जो वसीयत है उनके एक्सपेंसेस निकालने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमाउंट 40,000 आता है। तो अब इस 40,000 को सारे वारिसीन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो यहाँ पे डेट ऑफ डेथ भी आ गया। मल्टीपल डेथ भी हुई हैं तो हर एक बंदे का अलग अलग आप निकाल सकते हैं। जिसको जो अपने जो पिछले टर्म क्लास में हमने मुनासखा किया था मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, जो वहाँ से शेयर मिल रहा है उसका परसेंटाइल शेयर यहाँ लिख सकते हैं, उसको वैसे भी कर सकते हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब हर एक शख्स के मरने के बाद जो भी वारिसीन बचे हैं, फॉर एग्जांपल इस सवाल में हम ले रहे हैं कि वारिसीन की लिस्ट में वाइफ है, वारिसीन की लिस्ट में मदर है, वारिसीन की लिस्ट में वालिद साहब हैं और एक सन है। तो इसी एक ही शीट के ऊपर सारी चीज़ें आ जाएंगी और क्लैरिटी भी हो जाएगी, समझाने वाले को समझा भी सकते हैं। इसकी जो कैटेगरी है हमें मालूम है, वाइफ हमेशा जेड होती है, मदर हमेशा जेड होती है, लेकिन वालिद साहब जेड भी हो सकते हैं और आसबा बी नफसी भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फादर हैं, चूंकि यहाँ पे सन मौजूद है, दैट्स वाई ये केवल जेड ही होंगे। और जो बेटा है वो ए बी एन होगा, आसबा बी नफसी ही होगा। अब इनके जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का शेयर कितना होता है, कोई बताएगा? हाउ मच? 1/8। 1/8। वन। 1/8। माँ का शेयर कितना हो गया 6। फिक्स। वालिद साहब का? 1/6। 1/6। और इसको क्या जाएगा, आर। आर। ठीक।
अच्छा, अब चूंकि आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो आपको इतना अब अकल आ चुकी है कि भाई हमें ज़्यादा मैथमेटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं होना है, पता भी लग जाएगा क्या एलसीएम आएगा। इतनी प्रैक्टिस, हम 100 से ज़्यादा सवाल कर चुके हैं। जब 8 आता है जनरली, तो एलसीएम कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। नाउ, अब यहाँ पर शेयर्स इन नंबर अगर निकालना हो, तो एफएस का मतलब हो गया फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल शेयर की मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दीजिए, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 24, इसको 3 हिस्से मिल गए। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, इसको 6 हिस्से मिल गए, 4 हिस्से मिल गए। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, इसको 4 हिस्से मिल गए। तो जो जेड एफ थे, प्राइमरी ईयर्स थे, टोटल जो शेयर्स हो गए ऑफ जेड एफ के, वो एक को 3 मिल रहा है, दूसरे को 4, तीसरे को 4, तो 4 4 8, और 3 11 शेयर मिल गए किसको? जेड एफ वाले को। तो जो रेसिड्यूरी के लिए बच गए वो कितने बचे? एलसीएम में से माइनस आप टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकाल रहे हैं, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकाल रहे हैं। तो ये 24 में से -11, यानी 13 शेयर बच गए। जो 13 जो बचे, ये 13 किसको चले जाएंगे? ये 13 इसके पास आ जाएंगे। तो ये टोटल अगर हम करते हैं, तो ये 24 हो गए। अब यहाँ पर 1 शेयर अमाउंट निकालना है, तो 40,000 आपका अमाउंट है, और टोटल शेयर टीएस की वैल्यू 24 है। इस टीएस की वैल्यू को आपने यहाँ से डिवाइड कर दिया। 40,000 को 24 से डिवाइड करेंगे, एक अमाउंट कितने का आ रहा है? देखें एक अमाउंट कितने का आ रहा है कैलकुलेटर में। 1,666.67। 1,666.67। अब यहाँ पर जो शेयर इन अमाउंट निकालना है हर एक का, तो वाइफ के आगे शेयर इन जो नंबर है, शेयर इन नंबर है, ये 3 है। 3 की मल्टीप्लाई 1,666.67 कर देंगे, ये इसका शेयर निकल जाएगा। इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जरा चेक करें क्या वैल्यू आ रही है 3 से मल्टीप्लाई करने पे। 50,000 5,000 है, 50,000। या 5,000? हाँ, 5,000। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 6,667। 6,667, 6 7 आ जाएगा। और बेटे का कितना आ रहा है? 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,667। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 40,000 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें कि एक जिनको कंप्यूटर्स पे महारत है, वो एक इस तरह का डेटा शीट बना लें, और कहीं भी पड़ोसी में, कहीं पे मोहल्ले में डेथ हो जाए, ये उसको भेज दें, यहाँ से उसको कैलकुलेशन करके आप एक ही शीट पे दे सकते हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है तो समझा सकते हैं भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे किया, इसकी इससे किया। तो मैं नहीं समझता उसको समझ में नहीं आया, समझ में आ जाना चाहिए। अब ये सिंगल डेथ हो गया, मान लो अब दूसरा डेथ जो है, इस अगर मदर का हो जाता है, तो आप यहाँ पे नाम किसका? मदर का डाल दोगे, इसका डेट ऑफ डेथ यहाँ लिख दोगे, इसका जो अमाउंट आया हुआ है ये अमाउंट आप यहाँ कोट कर दोगे। ठीक है जी। इसका इनहेरिटेंस अमाउंट तो यही हुआ ना आपके पास। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर उसको निकाल दिया जाए, क्या नाम है, जो भी विल वगैरह है, तो उसको माइनस कर देगा बस, नहीं है तो अदरवाइज ये आपके पास अमाउंट यहाँ पर हो गया। फिर इसके जो वारिसिन बचेंगे उनको यही मल्टीपल शीट बार बार यूज कर सकते हैं, यानी 3 4 शीट लगा सकते हैं।
तो ये तो हो गया जब हमारे पास जो है एक ही था एबीएन। अब ये जो चार्ट है ये आप एबीएन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एएमजी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एएमजी में भी एक ही फरदान है, या तो रियल सिस्टर आएगी या कौन आएगी, पैटर्नल सिस्टर। ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस वाले सवाल में फादर ना हो के ये डॉटर हो जाती और यहाँ पे ये रियल सिस्टर हो जाती तो क्या बन जाती है, एएमजी। एबी एम जी। तो एएमजी बन जाती तो फिर तभी भी यही शीट काम करेगी। तो ये जेडएफ में भी काम करेगी, ये एबीएन के साथ भी काम करेगी, जेडएफ हो एबीएन हो एएमजी हो। लेकिन जब एबीजी होगा तो हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एबीजी के लिए हमने दूसरा शीट ले रखा है, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन है। इसमें हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर जो अभी हमने सवाल किया था उन्हीं वारिसिन को दोबारा से लेते हैं। यहाँ पे हम वाइफ भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम वालिदा को भी ले लेते हैं और वालिद को भी ले लेते हैं, और यहाँ पर एक सन ले लेते हैं और एक डॉटर ले लेते हैं। तो ये जेडएफ है, माँ भी जेडएफ है, वालिद साहब भी जेडएफ है, और इनकी कैटेगरी आसबा भी खैरी है। तो वाइफ का शेयर 1/8 हो गया, माँ का 1/6 हो गया, फादर का 1/6 हो गया, इनको आर जाएगा। अब यहाँ पर शेयर इन जब नंबर निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमें मालूम है कि 24 हो जाना है। 1/8 इसकी मल्टीप्लाई 24 से किया, यानी आपने इसको 3 शेयर दे दिए। 1/6 देन 24, इसको 4 चले गए, 1/6 24, इसको 4 चले गए। तो टोटल जो यहाँ पे चले गए 334, यानी दैट इज 11 हो गए। यहाँ पर जो आर की वैल्यू है दिस वन, एलसीएम 24 में से आपने 11 घटाया, यानी कितना आ गया, 13 आ गया। अभी जो 13 आया यहाँ पर, इन दोनों को जो 13 मिल रहा है, लेकिन इनका रेशियो कितना है, 2:1 है। तो क्या 13 के 3 डिवीजन किए जा सकते हैं विदाउट फ्रैक्शन? नहीं सर। विदाउट फ्रैक्शन 13 के 3 डिवीजन तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनका जो एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो कितना है, इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 2 + 1 कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे कि 13 की जो मल्टीप्लाई है वो भी 3 से अगर कर दिया जाए, या अगर हम ऐसा करें कि ये जो नया एलसीएम है इसकी मल्टीप्लाई पुराना जो एलसीएम था उससे कर दिया जाए, यानी यहाँ पर जब ये हो गया 13, तो अब इस 13 का हम डिवीजन फर्दर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये आया है एडिशन ऑफ रेशियो जो 3 आया है, ये पुराना जो एलसीएम था, ये जो एलसीएम था और एडिशन ऑफ रेशियो जो आपने निकाला है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो नए एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई। यानी पहला जो ओल्ड एलसीएम था वो कितना था, 24 था। ये नया एल्शियम उस वक्त निकालने की जरूरत पड़ेगी जब आर जो है, जो बचा है, वो विदाउट फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहा हो। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू हो, 2:2, 2:1 या 2:1, हमने उसको एडिशन ऑफ रेशियो को जब ये किया तो ये 3 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो नया एडिशन कितना आ गया, एल्शियम कितना आ गया, 72 आ गया। तो अगर हमने फाइनल एल्शियम को निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी फाइनल शेयर्स इन नंबर्स, शेयर इन नंबर्स ऑलरेडी पहले से कितने हैं, यहाँ पे 3 है, उस 3 की मल्टीप्लाई एडिशन ऑफ रेशियो से कर दीजिए। यानी जो भी फाइनल एलसीएम की मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से करेंगे, जिस भी यूनिट से करेंगे, उसी यूनिट की मल्टीप्लाई हर एक यहाँ पे जो शेयर दिखाई दे रहा है उससे कर देंगे। तो 4 × 3 यानी ये 12 हो गया, 4 × 3 यानी ये 12 हो गया। तो यहां पर ये जो 13 था
तो अब इस 13 की मल्टीप्लाई भी आप किससे करोगे? 13 की मल्टीप्लाई भी आप किससे करोगे? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 39। क्या 39 के 3 इक्वल पार्ट किए जा सकते हैं? 13 और 13 सी तो 13 13 कर देंगे आपके पास। तो यहाँ जो सन है, इस सन को चले जाएंगे कितने? 2 पार्ट, क्योंकि इसके 2 हैं। यानी 13 दूनी 26। और इस बेटी को कितने चले जाएंगे? 13 पार्ट चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 13 को हम विदाउट फ्रैक्शन बेटा और बेटी में नहीं कर सकते थे, तो हमने उनका जो एडिशन ऑफ रेशियो था उसको पुराने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, नया एलसीएम 72 आ गया। हर एक जो ओल्ड शेयर था उसकी मल्टीप्लाई भी एडिशन ऑफ रेशियो से कर दी। तो नए जो शेयर्स आ गए 9 12 12 आ गए। बेटे को 26 शेयर मिल गए और बेटी को 13 शेयर मिल गए। अब यहाँ पर फिर वही पार्ट जो 40,000 था फॉर एग्जाम्पल, उस 40,000 को आपने अब जो डिवाइड करना है वो 72 शेयर से करना है। तो एक शेयर कितने का आ रहा है वो यहाँ पे देख लिए क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 की मल्टीप्लाई, 12 की या 26 की मल्टीप्लाई या 13 की मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है एक शेयर? 555.55। 555 तो अब इसकी मल्टीप्लाई हर एक से आप कर दीजिए। ये 55 हो गया, वॉट एवर जो भी आएगा। और ये हर एक की मल्टीप्लाई इससे हो गई। देखिए कितना कितना आ रहा है। 9 की मल्टीप्लाई 555, 555 से किया तो कितना आ गया? 4999.95। तो ये 5,000 के अप्रोक्सीमेटली वाइफ का आ गया। हर बच्चे का माँ बाप का कितना आया? 6666। तो हम देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू तो हमारे पास चेंज नहीं हुई। ऑन दी सेम थिंग। सिक्स जो थी आपके पास वो सेम ही रही जो पहले थी। सिर्फ चेंज जो हो रही है वो जो है, दोनों बेटा और बेटी में आर की वैल्यू अब तकसीम हो गई। पहले आपके पास सारा बेटे को जा रहा था, वो दोनों को जा रहा है। यहाँ पे कितना जा रहा है इसको, बेटे को? 13,888.75। 0.75। और बेटी को कितना जा रहा है? 6। 7,222.15। 444 पॉइंट है, आधा हो जाएगा ना? नहीं, कितना जा रहा है? 42। मेरा नहीं नहीं, 7,222.15। अच्छा 15, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट हुई 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो एबीजी के केस में आप ये वाला शीट की प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारे सवालात आपको दे दिए, कर लिए आपने। तो उन सवालों को इस मेथड के अकॉर्डिंग भी अपनी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ये एक दूसरा मेथड भी आपको करना आ जाएगा कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। बाकी जो हम लिखते थे टेक्स्ट में, उसको टेक्स्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे रिटन है। हमने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने सीख लिया है वो अपनी अगर बुक लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं। एक वो आपके पास थ्योरेटिकल डिस्कशन के साथ में जैसे हमने पढ़ा है स्टार्टिंग के अंदर। दूसरा इसके शॉर्टकट शीट ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आई थिंक 2 सवाल काफ़ी हैं। हमने एबीजी का भी देख लिया, और जो एबीएन वाला था या एएमजी वाला है वो दोनों उसी पैटर्न पे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमने डिस्कशन करना है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज के बारे में। तो यहाँ पर ये एक पेपर जो हमने लिखा है हम आपके उसमें शेयर कर देंगे ग्रुप में, इसको यहाँ से समझ लीजिए। डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रद के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि भाई जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रूल्स दिया कि एल्शियम को हटाकर न्यूमरेटर वहाँ पे लिख देना चाहिए, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त था? क्या सबका परसेंटेज इक्वली ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? तो इसको पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा पूरा। हम अपने उस टास्क पे आते हैं जहाँ से हमने डिस्कशन करना है। देखिए यहाँ पे ऑल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर हस्बैंड है और 2 सिस्टर हैं, 2 रियल सिस्टर हैं।
तो शौहर का जो शेयर है कितना है, 1/2 है। ये मेंशन है सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर। और दो बहनों का शेयर का मेंशन है 176 के अंदर, जो आयत करीमा शुरू होती है इस्तफ्तूना का लास्ट, जो सूरह निसा की आयत करीमा है 176। तो एक का शेयर 1/2 है, दूसरे का 2/3 है, चूंकि दो या दो से ज़्यादा अगर बहनें हो तो उनका शेयर ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम उनको हम देखते हैं, करते हैं समाप्त, तो ये 7/6 आता है, ये भी आप कर चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हो गया, यूनिटी हो गया। तो ये केस क्या बन गया, ऑल का बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि शौहर का शेयर 50% है, और अगर बहनों का शेयर देखा जाए तो उनका 66.67% है। तो अब दिक्कत ये पेश आएगी कि अगर हम शौहर को पहले दे दें उसका जो 50% शेयर है, तो बहनों के लिए कितना बचा, 50%। अगर शौहर को पहले दे दिया जाए तो बहनों के लिए 50% बचा, जबकि बहनों का रियल हक कितना है, 66.67। तो बहनें कितनी लॉस में जाएंगी, 16.67 के लॉस में जा रही हैं। और अगर हम इसका रिवर्स प्रोसीजर करते हैं कि वही बहनों को पहले दे दें, तो शौहर के लिए कितना बच गया, 33.33, जबकि उसका रियल शेयर कितना है, 50%। तो इसका मतलब फिर शौहर जो इस लॉस में जा रहा है। तो अगर हमने दोनों को में से किसी को ही पहले दिया और दूसरे को बाद में दिया, तो दूसरा वाला लॉस में जा रहा है। यहां तक क्लियर है बात। तो इसका सॉल्यूशन क्या दिया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें एलसीएम को किससे, न्यूमरेटर वाले से। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो ये 6 है, इसकी जगह पे हमने पढ़ा कि इसको हटाकर हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो ये वाला शेयर कितना है, ये 3/7 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नया शेयर बन जाएगा हस्बैंड का, वो क्या बन जाएगा, 3/7। और दो रियल सिस्टर का शेयर कितना बन जाएगा, 4/7। तो जो हस्बैंड का शेयर 50% था, उसको अब कितना जा रहा है, 42.86%, अगर आपको डिवाइड करते हैं तो। यानी इसका शेयर क्या हो गया, ऑल के अंदर परसेंटेज ऑफ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। परसेंटेज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जी जी। डिक्रीज हो गया। और यहां पर 4/7 दो बहनों को जा रहा है, तो उनको 57.14 जा रहा है, जबकि उनका रियल शेयर तो 66.67 था। यानी यह हस्बैंड को भी कम जा रहा है और दो बहनों को भी कम जा रहा है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि परसेंटेज जो है डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। लेकिन अब ये आगे ये हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली कि इसका जो डिक्रीज हुआ है शौहर का, और इन दोनों का जो डिक्रीज हुआ है बहनों का, क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है, कोई नाइंसाफी तो नहीं हो गई। तो यहां पर हमने कुछ फार्मूले लिखे वेरिफिकेशन के लिए। और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का फार्मूला होता है SDA। ये मेरे ही लिखे हुए टर्म है, ये कहीं और नहीं मिलेंगे। तो SDA का मतलब हो गया आपके पास शेयर डिफरेंस इन ऑल, शेयर डिफरेंस इन ऑल। तो शेयर डिफरेंस इन ऑल अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, प्री डिफाइंड जो शेयर था पहले का, उसमें से ऑल के बाद जो शेयर आ रहा है उस वाले को निकाल दें, तो दोनों का शेयर डिफरेंस पता लग जाएगा। और PS क्या है, ये प्री डिफाइंड शेयर है। तो शेयर डिफरेंस इन ऑल ऑब्लिक प्री डिफाइंड शेयर ऑब्लिक 100, ये मैथमेटिकल फार्मूला है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज को फाइंड आउट करने के लिए। नॉट इनहेरिटेंस, किसी भी तरह की परसेंटेज को हमने अपना इनहेरिटेंस टर्म में उस फार्मूले को यूज कर लिया। H का मतलब हमने हस्बैंड दे दिया, RS का मतलब रियल सिस्टर दे दिया। अब हम ये यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं ये फार्मूले को अप्लाई करके कि परसेंटेज ऑफ डिक्रीज जो हुआ है वो कितना हुआ है। क्योंकि शौहर को कितना मिल रहा है, 42.86 मिल रहा है, तो इसका डिक्रीज कितना हुआ है,
तो इसका डिक्रीज कितना हुआ, दोनों का डिक्रीज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिक्रीज निकालने के लिए 1/2 क्या है उसका, जो कि कौन सा शेयर है, प्री डिफाइंड शेयर है। उसमें से शेयर आफ्टर ऑल कितना है, 3/7। तो यहां पर इसको अगर हम वैसे कर लें तो आसानी होगी समझने में। 1/2, 3/7, यानी इस वाली ब्रैकेट का एक्सपेंशन कर रहे हैं। एल्शियम कितना आ जाएगा, 14, 2 7 और ये 3 हो जाएगा। कितना बचा, फोर 4/14। 14। 14। कितना हो गया, नहीं गलत हो गया। 7 - 6 हो जाएगा सर। अच्छा 6 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 6 होगा हाँ। 2 into 3। 7 दूनी 14, 2 तिया 6, तो ये आपके पास वन बाय फोर फोर्टीन तो आ जाएगा। तो 1/14 ये इस तरीके से आ गया। अब जब ये 1/14 आ गया तो 1/14 ये रहा, फिर इसका ऑब्लिग ये रहा। तो ये जब ऑब्लिग यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये 2 का चला जाएगा, ऊपर ऊपर। चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/कितना आ गया, 7 आ गया। 1/7 जो होगा वो 14.28% निकलेगा, यानी हस्बैंड का इतना डिक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या रियल सिस्टर का कितना डिक्रीज हुआ है। तो रियल सिस्टर का अगर हम बात करते हैं तो उसका ओरिजिनल शेयर ये था, और आफ्टर दी ऑल जो शेयर था वो ये था, ये 21 हो गया, और 3 7 जा 21 हो गया, और 7 से 2 की मल्टीप्लाई किया, ये 14 हो गया, और 7 3 जा Is और 3 की मल्टीप्लाई 12। 4 से की 12 हो गया। तो ये 2 बाई कितना हो गया, 20 21। 1 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2/21। 2/21, 3 क्या हो गया, गलत हो गया कुछ। हम्म, कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं क्या। 3 7 21 और 7 दूनी 14। ये तो सही है। हाँ क्या कह रहे हैं। ये सही कैलकुलेशन है सर। अच्छा सही है, तो कितना हो गया ये, 2/21 हो गया। ठीक है, तो 2/21 आपके पास ये आ गया। ठीक। अब ये 2/21 हो गया पहले वाली ब्रैकेट में, दूसरे में 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 रिवर्स हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये 3 1 जा हो गया, और ये 7 जा हो गया, तो इसका भी 1/7 आ गया। तो 1/7 का अगेन जो है कितना आ जाएगा, 14.285%, यानी दोनों का परसेंटेज ऑफ जो डिक्रीज है वो इतना है। अब क्या ये परसेंटेज ऑफ जो डिक्रीज है, इससे क्या रिजल्ट निकला, ये वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं निकल के, कि जो हस्बैंड को इतना मिल रहा है। अब इसको प्रूफ करना है। अभी तो हमने प्रूफ ये किया एक पार्ट के परसेंटेज डिक्रीज होती है, दूसरा पार्ट ये चेक किया कि दोनों का परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इक्वल है, यानी 14.285% ही डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या ये डिक्रीज होकर ये वैल्यू बनती भी है, ये बनती भी है कि नहीं, अब इसका यहाँ हम प्रूफ चेक करते हैं अगले वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि क्लियरली उसने डिस्प्ले कर दिया है कि परसेंटेज ऑफ जो डिक्रीज है इक्वल प्रोपोर्शन में है, उसका भी इतना डिक्रीज हो रहा है, उसका भी इतना डिक्रीज हो रहा है। तो अब प्रूफ ये करना है कि जो हस्बैंड का 3/7 है, ये जो मिल रहा है, ये इक्वल टू है प्री डिफाइंड शेयर ऑफ द हस्बैंड, यानी जो हस्बैंड का शेयर था 1/2, 1/2 में से इतना परसेंट माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो शोहर का जो 50% है वो ये था, उसका जो एक्चुअल शेयर 1/2 है उसका इतना डिक्रीज हमने करना है। 1/2 का
इतना डिक्रीज जब करते हैं तो उसका एक्चुअल डिक्रीज कितना हो रहा है? 7.24। तो 7.24 को अगर 50% में से घटाते हैं तो 42.86 आपके पास निकल कर आ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू। तो इससे प्रूफ हो गया कि हस्बैंड को जो 42.85 जा रहा है वो बेसिकली इतना ही उसका डिक्रीज किया जा रहा है। और दो रियल सिस्टर का अगर देखते हैं तो दो रियल सिस्टर का जो शेयर था वो 66% था, 0.7। लेकिन ऑल के बाद ये वाली वैल्यू आई। तो क्या ये जो अमाउंट जा रहा है उनको ठीक जा रहा है, गलत तो नहीं जा रहा? तो इसके लिए जो उनका 2/3 था, 2/3 का अगर इतना परसेंटेज हम डिक्रीज करते हैं यानी 9.25, और उसको एक्चुअल शेयर में से 2/3 में से घटाते हैं तो उनका 57.15% आ जाता है, जो कि इसके अप्रोक्सीमेशन में। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो रूल हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने दिए थे, दोनों से ही हमने इक्वल प्रपोर्शन को डिटेक्ट किया है। 14.285% दोनों का शेयर डिक्रीज किया गया है। ये माइनस करने के बाद जो एक्चुअल दिया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और कोई तरीका हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हमने इसमें 3-4 तरीके बताए थे कि एक बच्चा आपके यहाँ पे घर पे कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, एक पड़ोसी का बच्चा आता है, एक तो उसको बिल्कुल मत दें, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आपके बच्चे की किसी रोटी को हिस्से को उसको दे दिया जाए और आपका बच्चा भूखा रह जाए। तीसरा तरीका है बताया था, कुछ कुछ हर एक से तोड़ के दे दिया जाए। और ये बिल्कुल परफेक्शन है, हर एक से कितना रोटी का ब्रेड का टुकड़ा लिया जा रहा है, वो उसका जो शेयर था जो वो खा रहा था उसका 14.28% ही लिया जा रहा है। तो अब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, मेरा जो है मेरा भी उतना कम हुआ है परसेंट, दूसरे का भी इतना कम हुआ है, तीसरे का भी उतना कम हुआ है। तो ये परसेंटेज ऑफ ऑल का डिस्कशन था। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ जो इंक्रीज है आपके पास रद्द के केस में जो इंक्रीज होगा उसका के लिए भी एक यहाँ पे हमने कैलकुलेशन लिया है कि यहाँ पर हमने मदर को ले लिया और एक डॉटर को ले लिया। तो माँ का शेयर 1/6 है, डॉटर का 1/2 है, 4/6 आ गया, <<1 हो गया। अब चूंकि यहाँ पे वाइफ भी नहीं है, यहाँ पे हस्बैंड भी नहीं है, तो रद्द जो होगा लौट कर फिर इन्हीं दोनों को जाने वाला है। तो इस केस में माँ का जो शेयर है, चूंकि यहाँ पर भी 6 को रिप्लेस करके 4 कर देंगे, तो एक का शेयर क्या हो गया, 1/2 हो गया, और दूसरे का शेयर क्या हो गया, 3/4 हो जाएगा। एक का 1/4 हो जाएगा और दूसरे का 3/4 हो जाएगा। अगर इस सिनारियो के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो माँ का शेयर था 1/6 था, डॉटर का जो है 50% शेयर था। तो 66 जो परसेंट है शेयर, यानी ये कटने के बाद 2/3, 66% ही यूज़ हो रहा है, बाकी 33% हम कैसे एलोकेट करें बाकी लोगों को, क्या तरीका हो तो उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। तो कितना इंक्रीज परसेंटेज होना है हर एक का, तो यहाँ पे मदर का जो परसेंटेज है ऑल के बाद 25% हो जाएगा, और बेटी का जो हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो क्या इनका जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है, पहले हम उसको फाइंड आउट कर लें। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला रहेगा वो आपके पास शेयर डिफरेंस इन रद्द। रद्द के केस में रद्द वाले पार्ट को पहले लिखेंगे क्योंकि वो हायर वैल्यू है, प्री डिफाइंड वाली जो वैल्यू है वो कम है, और पीएस का मतलब वही प्री डिफाइंड शेयर है। तो यहाँ पर दोनों का हमने परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकाल लिया। हमने देखा कि माँ का जो शेयर था पहले वो 1/6 था और रद्द के बाद 1/4 है, तो 1/4 में से 1/6 को हमने हटाया यहाँ से, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 तिया 12 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, तो ये 1/12 हो गया, 1/12 हो गया। इधर 1/12 है और ये 1/6 है, तो 6 बाई क्या हो गया, 1 हो गया। 6 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 हो गया, यानी 1/2 हो गया। तो माँ का जो शेयर है जो मिल रहा था उसके अंदर 50% का और इजाफा होना है। अब हम देखते हैं क्या डॉटर का इजाफा कितना होना है।
तो डॉटर का जो शेयर था पहले 1/2 था, आफ्टर दी ऑल 3/4 है, -1/2। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 1/4 हो गया, तो ये 1/4 आ गया। 1/4 और ये 1/2 है, 2/1 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 1/2 हो गया। तो डॉटर का भी जो इंक्रीमेंट होना है वो 50% होना है, जो उसका एग्जिस्टिंग है उसके अंदर। तो अब यहाँ पर जो ये शेयर माँ को जो मिल रहा है 1/4, यानी जो 25% शेयर जो माँ का हो जा रहा है, इसको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए माँ का जो शेयर था पुराना, वो तो इतना था, और इसका 1/6 का जो 50% होगा वो कितना हो गया, 8.33 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो माँ को 25% मिल रहा है 1/4। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। और इसी तरीके से बेटी को 75% मिल रहा है, तो बेटी को 50% 1/2 तो पहले से मिल रहा था, और फिर 1/2 का 50% कितना हो गया, 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75% हो गया। तो यहाँ पे दोनों का 50% इंक्रीज हो रहा है। माँ को 50% इंक्रीज होके 25% मिल रहा है, और बेटी को 50% इंक्रीज होके 75% मिल रहा है। और उससे पहले माँ को कितना मिल रहा था, 16.67, बेटी को कितना मिल रहा था, 50% मिल रहा था। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज भी इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहा है, और डिक्रीज भी इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं जो है आपके उसके अंदर शेयर कर देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा, ताकि आपके पास ये रहे फार्मूले के साथ में। तीसरा जो डिस्कशन हमने करना था, वो डिस्कशन था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये दो रूल और दिए गए कि जब स्पाउस में से कोई एक मौजूद हो, और हस्बैंड हो या वाइफ हो, और वालिदैन मौजूद हो, तो फिर क्या तरीका होगा। तो इसमें मल्टीपल ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का ग्रुप अलग था, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का ग्रुप अलग था। तो जिसके अंदर मेजॉरिटी थी, बाकी साहबा ने उसको फिर एक्सेप्ट किया, और यही रूल अब वर्ल्ड वाइड चल रहा होता है। चाहे आप मालकी हों, शाफी हों, अहले हदीस हों, जो भी हैं, सब इसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं कि जो रूल हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है, उस रूल को ही एक्सेप्ट सबने किया है। तो यहाँ पे आपने फरमाया कि वैसे तो अगर हम देखें कि अगर वाइफ बचती है, और मदर है, और फादर है, तो चूंकि यहाँ पे औलाद नहीं है, तो वाइफ का शेयर कितना होना चाहिए था, 1/, 6 और 1/4। माँ का शेयर, औलाद 1 नहीं, 1/3। 1/3, और फादर का शेयर, रेसिड्यू। रेसिड्यू, ये होना चाहिए था कायदे में, ठीक है जी। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा कि क्या करने का है कि सबसे पहले वाइफ को शेयर दे दो, जो उसका प्री डिफाइंड शेयर है। जब वाइफ को प्री डिफाइंड दे दिया गया, तो रेसिड्यू कितना बचा, 3/4। 3/4। अब इस 3/4 में से 2:1 अप्लाई किया जाएगा। फादर को 2 शेयर जाएंगे, और मदर को 1 शेयर जाएगा। तो शेयर ऑफ जो फादर हो जाएगा, रेसिड्यू का 2/3 किसको चला जाएगा, फादर को। तो 3/4 ये आ गया, 2/3 आ गया, यानी फादर को कितना जाएगा, 1/2। और मदर का जो शेयर होगा वो रेसिड्यू का 1/3 होगा, यानी माँ का कितना जाएगा, 1/4 जाएगा। तो इस केस में माँ का जो शेयर जा रहा है 1/4 जा रहा है, फादर का 1/2 जा रहा है, वाइफ का 1/4 जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। तो यही रूल आज की डेट में अप्लाई किया जाता है। दूसरा जो रूल था वो ये था कि अगर वाइफ मौजूद, हस्बैंड मौजूद है, फादर मौजूद है, मदर मौजूद है, तो यहाँ पे हस्बैंड का 1/2 होना चाहिए था, मदर का फिर 1/3, फादर का फिर रेसिड्यू होना चाहिए था। तो इसमें भी आपने ये रूल कहा कि यहाँ पे जो सबसे पहले हस्बैंड को दे दिया जाए,
बचा हुआ जो बचेगा आर यानी 1/2 बचेगा। 1/2 में से फिर 2:1 अप्लाई करेंगे, 2 हिस्से वालिद साहब को, एक हिस्सा माँ को जाएगा। और यहाँ पे इस आर का 2/3 यानी 1/2 का 2/3 यानी फादर का 1/3 हो जाएगा। और माँ का जो शेयर है रेसिड्यू का 1/3 हो जाएगा यानी 1/6 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली रही होगी, वो एक अलग डिबेट है। फिलहाल हमने यहाँ पे जो रूल्स थे सिराजी के अंदर या इल्मुल फराइज के अंदर, उसको सिंपलीफाई करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। हमने अपना इसके अंदर कोई नया रूल अप्लाई नहीं किया है सिवाय फार्मूले के या कुछ पढ़ाने की आसान टेक्निक्स की, बस इतना सा हमने यहाँ पे काम किया है। तो ये उमरिया तैन कहलाता है या गर्रावीन के नाम से भी कहलाता है। ये चार्ट भी आपके पास नहीं है तो मैं इसको भी अभी वो कर देता हूँ, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट लेके उधर प्रिंट कर देता हूँ। स्लिम इनहेरिटेंस, ये भी मैंने चार्ट भी प्रिंट कर दिया है इधर। और जो जो पेपर था वो भी मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर वो रह जाएगा नहीं तो। और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज, ये भी मैंने पेपर भी यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है, आप आगे भी फर्दर फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे इसको दिया गया लॉ कॉलेजेस के अंदर, लेकिन अभी किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उनको पहले से इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, तभी कुछ बात आगे बढ़ सकती है। उससे पहले पॉसिबली नहीं है। 1 डेढ़ साल तो हो गए तकरीबन मेरे को लिखे हुए। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने सारे कवर्ड कर लिए हैं जो डिस्कशन किया गया था। अगले हफ्ते इंशाल्लाह जो टॉपिक रहेंगे उसमें जो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी 15 अगस्त में होगी क्लास, 15 अगस्त में जो क्लास होगी उसमें एक तो हम डिस्कशन करेंगे शेयर ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर के बारे में। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि भाई पोता और पोती को हिस्सा नहीं जाता है। तो हमारी जो किताब जो हमने आपके ग्रुप में फॉरवर्ड किया था ब्लैक कलर का पिछले हफ्ते में, उसमें हमने लिखा है कि 47 तरीके से पोता और पोती को हिस्से जाते हैं, 47 तरीके से। कुछ तरीके हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, उसके अंदर नहीं जाते। पर जनरली एक चीज़ राइज है हमारे अंदर, क्योंकि हम आगे पढ़ते नहीं, स्टडी नहीं करते, बट सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं कि अगर किसी का सन 1 था, किसी का सन 2 था, और फिर इसका फिर एस और डी था, और इसका भी एस और डी था, ये लेट से यहाँ पर एक्स कोई बंदा था जिसकी डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ होनी है, उसकी डेथ से पहले यानी पहली जो डेथ हुई है वो पहली डेथ, एक्स के 2 बेटे हैं S1 S2, और S1 के भी बेटा बेटी हैं, S2 के बेटा बेटी हैं। पहली डेथ अगर इसकी हो जाती है, फर्स्ट डेथ इसकी हो जाती है, और सेकंड डेथ अगर इसकी होती है, तो जिसकी अब सेकंड डेथ हो रही है वो कौन है, दादा है। किसका दादा है, इनका भी दादा है और इनका भी दादा है। तो दादा की जब डेथ हो रही है तो ये कहा जाता है कि भाई S1 के जो बच्चे हैं ये बेचारे हो गए, इनके साथ में बेचारों का वर्ड लगा दिया जाता है, और बड़ी मासूमियत दिखाई जाती है कि इनको हिस्सा नहीं दिया है, इस्लामिक शरीयत ने जुल्म किया है। सारे पे कौन काबिज हो गया है, ये वाला काबिज हो गया है। तो हमने रूल ये पढ़ा था कि सबसे पहले शेयर उनको दिए जाते हैं जो कि प्राइमरी ईयर्स हों। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेथ के बाद इनकी वाइफ मौजूद हो, इनकी डेथ के बाद मान लेते हैं दादा की माँ भी मौजूद हो, तो माँ का हिस्सा जाएगा।
कितना? माँ का हिस्सा जाएगा, क्योंकि इनकी वाइफ है, ये इनकी औलाद है, तो माँ का हिस्सा 1/6 जाएगा दादा की मौत के बाद, और वाइफ का हिस्सा कितना जाएगा? 1/8 जाएगा। बाकी जो बचेगा वो कौन ले जाएगा? S2 ले जाएगा। S1 की औलाद को नहीं जाएगा, क्योंकि S1 मर चुका है। जो लोग जिंदा होते हैं उनको जाता है। तो जो प्राइमरी ईयर्स है उनको दिया जाएगा, और उसके बाद जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगे, तो ये क्लोज हैं ज्यादा, या S2 क्लोज है? मरने वाले की कौन क्लोज है? मरने वाले की कौन ज्यादा क्लोज है? Two. टू। S2 क्लोज है, तो क्लोज वाले को जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये एक केस है। बाकी वाले केसेस में पोता पोती को हिस्सा जा रहा है। लेकिन ये जो एक केस है, हम इसी का ही एक राग अलापते रहते हैं केवल, क्योंकि हमें यही पता है और यही लोगों ने समझा दिया है। लेकिन हम ये केस स्टडी करेंगे 15 अगस्त में, कि ऐसा नहीं है कि बेटा ही पोतों के हिस्सों को रोकता है। हम ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप 3 महीने से सीख रहे हैं, 2 महीने से, कि अगर किसी की बेटी मौजूद है तो बेटी भी ग्रांड डॉटर को हिस्सा नहीं जाने देगी। ये भी हम प्रूफ करेंगे। और हम ये भी प्रूफ करेंगे, किसी की बेटी अगर मौजूद है तो वो पोते को भी हिस्सा नहीं जाने देती है। ये भी हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है ना? ये आप अपनी आंखों से देखेंगे, ताकि आप लोगों को समझा सकें कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी के बेटा होता है तो वो पोतों को हिस्सा रोक लेता है जाने के लिए। यानी इसके मतलब इसके पोतों की बात नहीं की जा रही, इसके जो मर चुका है उसकी औलाद को नहीं जा रहा है। यानी हम उसको जालिम बना रहे हैं इसको, कि ये जुल्म कर रहा है, इनको हिस्सा नहीं जा रहा है। इनको हिस्सा जाना चाहिए था, सारे पे काबिज हो गया, तो दो बेटियां भी तो नहीं जाने दे रही भाई। तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ करना है इसको। हाँ, अब देखना ये था कि इसका सॉल्यूशन ये था, हमने उसमें ये लिखा भी है किताब में, 3 ways टू सपोर्ट दी ऑर्फन किड्स को, कि जब ये दादा हयात हैं, उनसे पहले इनकी मौत हो चुकी है, और दादा ये देख रहे हैं कि ये जो दो पोते हैं इनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो दादा अपनी जिंदगी में इनके लिए इनकी एजुकेशन का इंतजाम कर सकता था। दूसरा, दादा के पास पैसे थे। क्या ये जरूरी है, कंपलसरी है कि दादा हमेशा ही अमीर होगा? ऐसा कोई गारंटी है क्या? हम्म कोई गारंटी है? नहीं। कोई गारंटी नहीं है यार। ऐसा हो सकता है? आज के डेट में कितना आप एग्जाम्पल देखते हो कि कोई कार का पंचर जोड़ने वाला है, उसका बच्चे ने नीट क्लियर कर लिया है। हाँ जी, तो आगे वो डॉक्टर बन जाएगा। तो आने वाले टाइम में तो बेचारा पंचर जोड़ते ही रह जाएगा, वो आगे तरक्की करके आगे पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम दादा जो है गरीब ही होगा, और इट्स नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम पोते जो गरीब ही होंगे। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई फेजेस मौजूद है, हो सकता है कि पोते आगे आपके पास अमीर हो, दादा के पास पैसे ना हो। तो अगर दादा के पास पैसे थे और वो देख रहे थे उनके एजुकेशन का प्रॉपर इंतजाम करते, चूंकि इनकी डेथ के बाद किफालत का जिम्मेदार कौन है? दादा है। दूसरा ये कि इन दोनों पोतों के लिए दादा अपनी जिंदगी में चाहते तो क्या कर सकते थे? गिफ्ट। दैट इज द सेकंड। तीसरा ये हम देखते हैं कि सूरह निसा की आयत नंबर में 1 बार 11 में, और चार आयत नंबर 12 में 3 बार 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 वसीयत का जिक्र है। यानी आपको फोर्स किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप दे दो। अगर आपकी औलाद के लिए 2/3 मनी काफी है देने के बाद भी, तो 1/3 किसी को गिफ्ट कर दो। तो भाई 1/3 इनको आप गिफ्ट कर सकते थे, यानी इनको विल कर सकते थे। और विल का मतलब 1/3 तो टू मच हो गया। हो सकता है उसकी औलादें अपनी ज्यादा होती, 1/3 इसको ज्यादा चला जाता। तो दादा के पास 3 पैरामीटर्स थे, उसने इनका यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें इल्म नहीं था। तो इसमें कोई इस्लाम की तो शरीयत की तो कोई गलती है नहीं, गलती तो हमारी है, हमने पढ़ा नहीं है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लिए कि इसकी भी डेथ हो गई और उन्होंने ये सारे चीज को इग्नोर कर दिया और नहीं किया, तो अब इनकी किफालत किसके ऊपर जाती है? कोई बताएगा आप में से? इन बच्चों की किफालत किसके ऊपर चली जाती है? सन संटू के ऊपर, चाचा के ऊपर। तो कयामत के दिन फिर इससे बाज पुरस होगी भी। भाई ये इस इनकी जो वाइफ थी आपके पास S1 की, उनकी इनकी जो वाइफ थी, इनकी डेथ के बाद ये मैंडेटरी थोड़ी है कि इसी घर में रहेगी, ये जाके दूसरी शादी कर सकती है। बच्चों की जो किफालत है इसके पास ट्रांसफर होगी, इसके पास ट्रांसफर होगी।
अब इसके पास ट्रांसफर हो रही है तो इसको चाहिए था कि अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, इनकी परवरिश करता, केयर टेकर फिर ये बन जाता है। तो ये हर एक से जो भी जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनके बारे में हिसाब किताब होना है। तो बहरहाल पोते कोई आपके पास बेचारे नहीं हैं, जिस तरह ये भी बेचारे बच्चे हैं इस तरह ये भी बेचारे बच्चे हैं। तो हमें अगर ढंग से पहले से अगर इल्म हो तो दादा ये 3 फैक्टर अप्लाई कर सकता था और ये भी कर सकता था। लेकिन चूंकि इल्म नहीं है इसलिए सिर्फ हम सिर्फ इसको ही पकड़ लेते हैं कि बेटी की वजह से यहाँ नहीं गया। हम देखेंगे बेटी की वजह से भी नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि हर वक्त बेटे ही तंग करते हैं, बेटियां भी ऐसी निकलती हैं तंग करते हैं, कुछ दामाद भी तंग निकलते हैं जी, तंग करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं तंग करने वालों के, चूंकि दिन भर हमारे पास सवाल आते हैं डेली, एक दो सवाल आ ही जाते हैं इस बेस के ऊपर। जी कोई सवाल है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर आपने जो शॉर्ट मेथड का जो चार्ट बनाया है, टेबल जो बनाया है, वो सेंड कीजिए ना प्लीज। अच्छा उसको भी सेंड कर देते हैं। तो किधर गया वो? हाँ इसको भी, इसको आप उसमें कर लिए। अच्छा 1 मिनट रुकें, इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें तो ये वो चला जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको आप प्रिंट आउट करके अपना पीडीएफ बना लीजिएगा और ये दोनों ही काम आ जाएंगे। अभी 3-4 क्लासेस और हमारी बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों को हम टेस्ट लेंगे। फिर आप लोग पढ़ाना शुरू करें जहाँ जहाँ आपने पढ़ाना है, क्योंकि हमारे अकेले पढ़ाने से कितना काम होगा। इस बैच में भी कितने 5-6 लोग ही रह गए हैं, स्टार्टिंग में तो 12-13 थे। तो दोनों चार्ट हमने आपको यहाँ पे भेज दिया है। तो अगला एक टॉपिक तो हमने डिस्कशन किया कि पोता और पोती वाला होना है, और दूसरा होना है जो हमारी अभी नई किताब आई थी, इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमन। इसके अंदर हमने 4 चैप्टर लिए हैं कि ये सबसे बड़ा जो मिथ है 2:1 का, कि औरत को 1 शेयर मिलता है, फीमेल को और मर्द को 2 शेयर मिलते हैं। और यही हमें पता है और इसी को ही हम आगे प्रोपेगेट करते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो हमने उसमें 4 चैप्टर लिए हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम यही रखा है कि औरत को मर्द से ज़्यादा मिलता है। फिर दूसरा चैप्टर है औरत को मर्द के बराबर मिलता है। तीसरा है औरत को मिलता है, आदमी को मिलता ही नहीं है। और चौथा है औरत को आदमी से कम मिलता है। तो 116 पन्नों की किताब है, मल्टीपल केस स्टडीज हैं। तो हर एक केस स्टडी के एक दो सवाल हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह।